हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका लाइन स्टडी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स है उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपका मिड टर्म एग्जाम होने वाला है। उसमें आपकी दो के हैं, एक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, तो एक पहली बुक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। उस बुक के जो 8 चैप्टर आपके एग्जाम में आ रहे हैं उसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज हम ये लेकर आए हैं। शुरुआत करते हैं बिना देरी की। पहला प्रश्न क्या है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। यह पूछा जा सकता है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या कार्य है। ठीक है, यह दो चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी एक ही प्रश्न में दो प्रश्न के बनते हैं, एक ही प्रश्न में दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। क्या पूछ लिया है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है, या फिर पूछ लिया है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या कार्य है। तो आपको उत्तर यही लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पीवाईक्यू क्वेश्चंस है और पिछले सैंपल पेपर और पिछले मिड टर्म एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए इन्हें लिख लो। हो सके तो ना तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सहायता कर सके। 100% मैं गारंटी लेता हूँ ये प्रश्न आपके एग्जाम में बिल्कुल आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे और यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो पहले प्रश्न के उत्तर की बात करते हैं हम। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का क्या महत्व है। जो अर्थशास्त्र में सांख्यिकी है ये करती है जटिल कार्यों को सरल और संक्षिप्त करना। जो जितने कार्य होते हैं उनको सबसे सरल और संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में करना अर्थशास्त्र का कार्य है। दूसरा कार्य है नीति निर्माण। जो नीतियां बनती हैं उसके निर्माण में अर्थशास्त्री सांख्यिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तीसरी है जो मुद्रास्फीति बेरोजगारी जैसे मामले हैं, बेरोजगारी रोजगार मुद्रास्फीति जैसी समस्या है उनको हल करना अर्थशास्त्र की सांख्यिकी का कार्य है या महत्व है। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको लिखने हैं जो 1 मार्क्स या पहला प्रश्न है और 3 मार्क्स का आपको इस प्रकार 3 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, क्या क्या बताया मैंने एक बार फिर देख लो। जटिल कार्य को सरल में परिवर्तित करना, जटिल कार्य को सरल में परिवर्तित करना, सरल और संक्षिप्त करना, जो आंकड़े आए हैं उन्हें सरल कर देना और संक्षिप्त बिल्कुल शॉर्ट में बना देना। जटिल कार्यों को सरल कर दिया। तीसरा नीति निर्माण, जो नीतियां बनेंगी वो अर्थशास्त्र की सांख्यिकी द्वारा बनेंगी, उनके आंकड़ों के द्वारा बनेंगी। चौथा देख लो आर्थिक पूर्वानुमान। पूर्वानुमान ये 3 से 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। इनको एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जटिल कार्य को सरल कार्य में परिवर्तित करना। जितने से जितने गंभीर समस्याएं होती हैं, जितने कार्य होते हैं जैसे बेरोजगारी हो गई, मुद्रास्फीति हो गई, उन समस्याओं को समझना और हल करने में सहायता करना ये अर्थशास्त्र की सांख्यिकी का कार्य या महत्व है। ठीक है, दूसरा सरल कार्यों को जटिल करना, सरल और संक्षिप्त करना। जो आंकड़े आए हैं उन्हें बिल्कुल सरल और संक्षिप्त में बताना। नीति निर्माण में सहायता करना, जो नीतियां बनती हैं उनके निर्माण में ये सहायता करती है। चौथा आर्थिक पूर्वानुमान, जो नीति बनती है उससे पहले पूर्वानुमान लगा दिया जाता है, उससे पहले अनुमान लगा लिया जाता है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं, कितने अमीर हैं, कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। समझ में आया आपको। प्रश्न नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है सांख्यिकी की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, तो क्या है सांख्यिकी की विशेषताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखो सांख्यिकी में क्या आपने देखा होगा कि जो संज्ञाएं होती हैं वो अंकों में व्यक्त होती है। तो पहली इसकी जो विशेषता है, सांख्यिकी में अंक संज्ञात्मक रूप से अंकों में व्यक्त होती है। जो संज्ञाएं होती है वो अंकों में व्यक्त होती हैं। दूसरी विशेषता तथ्यों का समूह। जो सांख्यिकी है वो केवल एक संज्ञा का अध्ययन नहीं करती, तथ्यों का समूह का अध्ययन करती है। ठीक है, समूह का अध्ययन करती है। एक उदाहरण के साथ समझाता हूं। जैसे एक विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं, ये सांख्यिकी नहीं है क्योंकि ये केवल एक संज्ञा है। मैंने अभी आपको कहा सांख्यिकी तथ्यों का समूह का अध्ययन करती है, एक समूह है उसका अध्ययन करती है। जैसे उदाहरण
एक विद्यालय में 1000 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें 500 अर्थशास्त्र के हैं और 500 संस्कृत के हैं। ये हुई आपकी सांख्यिकी। समझ में आया? तो एक अकेली संख्या का अध्ययन नहीं करती, ये समूह का अध्ययन करती है। दूसरी बात मैंने आपको बताई, सांख्यिकी अंकों में व्यक्त संज्ञा है, संज्ञात्मक संख्या है। ठीक है। तीसरी विशेषता, उचित सटीकता। सांख्यिकी के आंकड़े एकत्रित करते समय उचित सटीकता मतलब विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इनके आंकड़े इनके आंकड़े होते हैं वो तुलनात्मक और संबंधित होते हैं। ये इनकी परिभाषा है। जो सांख्यिकी है वो क्या होते हैं, इनके जो आंकड़े होते हैं वो तुलनात्मक और संबंधित होते हैं, एक दूसरे से तुलना करने लायक होते हैं। ये है सांख्यिकी की विशेषता। एक उदाहरण सहायता समझाता हूं आपको कि ये तुलनात्मक कैसे हैं। जैसे मैंने बताया, एग्जांपल देता हूं आपको। रोहित रोहित नाम का एक लड़का है, उसके अर्थशास्त्र में मार्क्स जो नंबर है वो 65 आए, और कमल है उसके मार्क्स 55, अर्थशास्त्र में 55 मार्क्स आए, 55 अंक आए। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे का कंपैरिजन हो गया। तो यही है अर्थशास्त्र है, सांख्यिकी है वो केवल तुलनात्मक और संबंधित आंकड़े होने चाहिए। ये इनकी 3 से 4 विशेषताएं हैं, तो आपको इस प्रकार एग्जाम में लिखनी है और 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, सांख्यिकी सीमाओं का वर्णन करें। हाँ भाई, अब आप कहोगे सीमाएं क्या होती हैं। देखो ध्यान देना, सीमाएं कहीं भी आ जाए, चाहे आपका पॉलिटिकल में हो, हिस्ट्री में हो, इकोनॉमिक्स में हो, सीमाओं का अर्थ है कमियां। क्या अर्थ है? कमियां। जो सांख्यिकी है उसकी कुछ कमियां हैं, उनको बताना है आपको। 3 नंबर पूछा जाता है आपसे और हर साल रिपीट हो रहा है एग्जाम में, तो मैं इसलिए आपसे बार बार कह रहा हूं, इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा, आपके एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। बहुत ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हमें बात करें सांख्यिकी है उसकी कुछ कमियां हैं, क्या क्या कमियां हैं, तो ये संज्ञात्मक रूप से अध्ययन करती है, हमने पहले बताया, लेकिन मतलब संज्ञात्मक है लेकिन मात्रात्मक नहीं है। मात्रात्मक है लेकिन गुणात्मक नहीं है। गुणात्मक सांख्यिकी की कमी या सीमाएं क्या है? सबसे पहली कमी है, ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। क्या नहीं करती? गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। जैसे दोस्ती, ईमानदारी, ठीक है, दोस्ती हो गई, ईमानदारी हो गई, ये क्या है आपके गुण। अब सुंदर, सुंदर क्या है आपका? एक गुण। तो ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती, ये केवल संज्ञात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, वो जो संज्ञाओं में व्यक्त होती है। तो इसकी ये कमी है। ठीक है। पहला बात, ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती। जैसे दोस्ती, दोस्ती का अध्ययन नहीं करती, ईमानदारी का अध्ययन नहीं करती, सुंदर का अध्ययन नहीं करती। सबसे पहली कमी इसकी। दूसरी कमी की बात करें, यह केवल तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, हमने पहले बताया विशेषता में। अब इसकी कमियां है वो उसके उल्टे हो जाएंगी। ये केवल तथ्यों के समूह का अध्ययन करती है, अकेली संज्ञा का अध्ययन नहीं करती। समझ में आ गया? ये तथ्यों के समूह का अध्ययन नहीं करती, ये केवल एक संज्ञा का अध्ययन करती है, इसकी दूसरी कमी है। ठीक है। तीसरी कमी, आंकड़े औसतन रूप से सत्य होते हैं। क्या? आंकड़े औसतन रूप से सत्य होते हैं। एक उदाहरण की सहायता समझाता हूं। जैसे मान लीजिए भारत में 30% लोग बेरोजगार हैं। मान लीजिए, मैंने उदाहरण लिया कि भारत में 30% लोग बेरोजगार हैं। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कि भारत में प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति आय प्रत्येक व्यक्ति आय 5,000 है। ठीक है, 5,000। मैंने उदाहरण लिया कि भारत में प्रति व्यक्ति आय 5,000 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 5,000 रुपये महीना कमाता है। नहीं, कोई व्यक्ति इससे ज्यादा भी कमाता है, कोई इससे कम भी कमाता है, लेकिन ये एवरेज निकल के आया है। तो इसकी तीसरी बड़ी सबसे कमी है कि जो आंकड़े होते हैं वो औसतन, एवरेज के रूप में सत्य होते हैं, सटीक नहीं होते। ये केवल एवरेज निकलते हैं, औसतन रूप से सत्य होते हैं। समझ में आ गया?
चौथी विशेष कमी बात करते हैं, कमी सीमाएं। चौथी सबसे बड़ी कमी क्या है, इनके जो प्रयोग है वो विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। इनका प्रयोग, सांख्यिकी का प्रयोग केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो जब भाई मानते हो कि एक व्यक्ति ही उसका प्रयोग कर सकता है और व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो वो व्यक्ति के लिए तो अच्छी नहीं हुई ना, बस उस व्यक्ति के लिए अच्छी हुई और सभी के लिए बेकार हुई। तो ये क्या करता है, केवल वैज्ञानिक ही इसका या विशेषज्ञ ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? विशेषज्ञ जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये इनकी 4 कमियां हैं, मैंने आपको बता दिया। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है, प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर लिखिए। 4 नंबर में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। तो मैं बता दूं, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित की जाती है। रिपीट करता हूं, प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, उन्हें प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। समझ में आ गया? द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, ये वे आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं, उन्हें द्वितीयक आंकड़े कहते हैं। समझ में आ गया? अब इनमें अंतर क्या लिखना है आपको, यही अंतर लिखना है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जो अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले ही एकत्रित किए जा चुके हैं, बस केवल उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, जो प्राथमिक आंकड़े होते हैं वो मौलिक होते हैं। क्या होते हैं, मौलिक होते हैं। जो प्राथमिक आंकड़े होंगे वो आपके मौलिक होंगे। मौलिक मतलब शुद्ध, क्या शुद्ध, या कह सकते हैं विश्वसनीय, मतलब विश्वास करने के लायक होंगे। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े मतलब, अब ये मौलिक क्यों होंगे, मैंने बताया कि प्राथमिक आंकड़े मौलिक होंगे, अधिक शुद्ध होंगे, अधिक विश्वसनीय होंगे, अधिक विश्वास करने लायक होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये आंकड़े अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तियों से जाकर मिलकर उनसे आंकड़े एकत्रित करता है। हाँ भाई, व्यक्ति ने खुद आंकड़े एकत्रित किए हैं, अनुसंधान करता है कोई, अनुसंधान करता कहते हैं जो आंकड़े एकत्रित करता है। जब उसने आंकड़े एकत्रित किए तो उस लोगों से मिला, सभी लोगों से आंकड़े एकत्रित किए और जिस चीज के उसे आंकड़े चाहिए उनसे संपर्क किया और तुरंत जानकारी प्राप्त की। तो उसे विश्वास है कि लोग है वो शुद्ध आंकड़े से देंगे, इसलिए ये आंकड़े शुद्ध होते हैं, मौलिक होते हैं और विश्वास करने के लायक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति ने खुद जाकर आंकड़े एकत्रित किए। ठीक है, अब अंतर, द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो मौलिक नहीं होते, शुद्ध नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये आंकड़े किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा, अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित किए गए, किसी और ने उन्हें एकत्रित किया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया हुआ, हमें क्या पता किस उद्देश्य के लिए किया, तो ये आंकड़े मौलिक नहीं होते। समझ में आ गया? तीसरा अंतर, जो प्राथमिक आंकड़े हैं उसमें समय, धन, श्रम अधिक लगता है। जब भाई अब आप अकेले एकत्रित करने जाओगे तो आपको समय तो लगेगा ही लगा, चाहे ट्रांसपोर्टेशन में लगे, चाहे परिवहन के द्वारा लगे, पहुंचने में लगे, चाहे आपको वहां बातचीत करने में लगे, तो आपको समय तो लगेगा ही लगेगा। दूसरी बात धन, जब आप जाओगे तो आपको किराया भाड़ा भी लगेगा, आपको खर्च भी होगा, खाना भी खाओगे तो आपका धन तो खर्च होगा ही होगा। और श्रम मतलब मेहनत, एनर्जी भी लगेगी लगेगी। तो प्राथमिक आंकड़ों एकत्रित करने में समय, धन और श्रम, समय, धन और श्रम अधिक खर्चीले होते हैं, अधिक खर्च होते हैं। समझ में आ गया? अब ये खर्च क्यों होते हैं, क्योंकि अनुसंधानकर्ता आंकड़े एकत्रित करने स्वयं जाता है। ठीक है, अब द्वितीयक आंकड़ों में इसका उल्टा हो जाएगा, समय, धन और श्रम बहुत कम लगता है या बहुत कम आवश्यकता होती है। समझ में आया? ये प्राथमिक आंकड़ों में अधिक लगता है, इसमें कम लगता है। ये 3 अंतर है। दूसरा अंतर, चौथा अंतर बताते हैं हम। प्राथमिक आंकड़े हैं ये छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है, मतलब प्राथमिक आंकड़े हैं वो उनसे केवल
छोटे क्षेत्र मतलब कोई छोटा छोटा एरिया है वहां ये उपयुक्त है, वहां तो काम चल जाएगा। लेकिन जब भाई बड़ा क्षेत्र है तो वहां ये काम नहीं करेगा, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है तो भाई सब लोगों से मिलना है तो इतना समय नहीं होता, दिन में केवल 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है, द्वितीयक आंकड़े में जो बड़े क्षेत्र के लिए भी उपयुक्त होगा। क्यों? क्योंकि आंकड़े पहले एकत्रित किए जा चुके हैं, उन्हें उठाना है और वेबसाइट से उठा के लगा देना है। तो इसमें क्या होगा, जो बड़ा क्षेत्र है उसको भी कवर किया जा सकता है। समझ में आया आपको? इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है आपका? द्वितीयक आंकड़ों को प्राप्त करने के स्रोत। इंपॉर्टेंट, द्वितीयक आंकड़े उन्हें कहां से प्राप्त करते हैं, कहां से रिसीव करते हैं? तो पहला है प्रकाशित स्रोत। कौन सा? प्रकाशित, प्रकाशित, अप्रकाशित, प्रकाशित स्रोत, अप्रकाशित स्रोत। तीसरा है वेबसाइट। क्या है? वेबसाइट। ये है इनके स्रोत। अभी ने जानते हैं प्रकाशित स्रोत जो अखबार के द्वारा प्रकाशित होते हैं, मैगजीन के द्वारा प्रकाशित होते हैं, और आपने देखा होगा कि विद्वान है उनकी किताबें हैं तो उनके द्वारा वो प्रकाशित होते हैं। तो ये जो द्वितीयक आंकड़े हैं वो हमें प्रकाशित द्वारा प्राप्त होते हैं, समाचार पत्र के द्वारा, मैगजीन के द्वारा, विद्वानों की किताबों के द्वारा, एनसीईआरटी किताबों द्वारा हमें क्या मिल जाते हैं? द्वितीयक आंकड़ों मिल जाते, द्वितीयक आंकड़े हमें मिल जाते हैं। अप्रकाशित स्रोत, कुछ विद्वान होते हैं जो अपनी कथाओं को, अपनी पुस्तकों को प्रकाशित नहीं करते, तो वो अप्रकाशित स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है। तीसरा है वेबसाइट। आप जानते हैं आजकल इसका बहुत चलन हो गया है, आप कोई भी आंकड़े वेबसाइट के द्वारा उठा सकते हो, कहीं भी देख सकते हो, तो हम यहाँ से अपने द्वितीयक आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आपको आ गया होगा, आशा करते हैं ऐसी। उससे पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आ रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या क्वेश्चन है? जनगणना और प्रतिदर्श में अंतर लिखिए। क्या बोला? जनगणना और प्रतिदर्श में अंतर लिखिए। जब अंतर वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? एक दूसरे के अपोजिट रखना है, एक दूसरे के अंतर में रखना है, एक दूसरे का उल्टा कर देना है। समझ आ गया? बात करते हैं जनगणना की। जनगणना में क्या होता है? जनसंख्या के क्या? जनसंख्या के प्रत्येक मत को, प्रत्येक इकाई को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए। समझ में आया? जनगणना विधि में जनसंख्या है उसके प्रत्येक मत को, प्रत्येक मत मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे कहते हैं जनगणना विधि या जनगणना। समझ में आया? जनगणना विधि क्या है? जनसंख्या के प्रत्येक मद से, प्रत्येक इकाई से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे जनगणना विधि कहते हैं। प्रतिदर्श क्या होता है? प्रतिदर्श होता है जिसमें ये वह विधि है जिसमें एक समूह या एक उपसमूह से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे प्रतिदर्श कहा जाता है। पहला अंतर हो गया, रिपीट करता हूं यदि आपने ना सुना हो। जनगणना होता है जिनमें जनसंख्या के प्रत्येक मत को, प्रत्येक इकाई को कवर करते हुए आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। प्रतिदर्श होता है जिसमें जनसंख्या के कुछ समूह, कुछ उपसमूह, कुछ इकाइयों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं, उसे प्रतिदर्श है। ठीक है। दूसरी बात, जनगणना विधि में धन, श्रम और पूंजी, धन, पूंजी और श्रम, धन, समय, पूंजी, ये तीनों अधिक लगती है। क्यों? क्योंकि भाई जनगणना विधि में सभी से आंकड़े एकत्रित करने हैं, सभी से आंकड़े एकत्रित करने में समय भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक लगती है और धन भी अधिक लगता है। ठीक है। प्रतिदर्श में इसका उल्टा हो जाएगा, धन, श्रम और समय, धन, श्रम और समय कम लगता है, क्योंकि इसमें कुछ समूह, उपसमूह या कुछ इकाइयों से बात करनी होती है, कुछ इकाइयों से आंकड़े एकत्रित करने होते हैं। ठीक है। तीसरा, जनगणना है उसको छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। यदि आपको आंकड़े एकत्रित करने हैं तो आप छोटे क्षेत्रों से ही एकत्रित कर सकते हो, क्योंकि बड़े क्षेत्र के लिए आपको ज्यादा समय चाहिए, तो ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त नहीं है। ये बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त है क्योंकि इसमें कुछ इकाइयों से आंकड़े एकत्रित करने हैं और आगे चले जाना। ठीक है। अब बात करते हैं चौथा, ये आंकड़े मौलिक होंगे। क्यों होंगे भाई?
क्योंकि इसमें सभी ने, जनसंख्या के सभी इकाइयों ने, जनसंख्या के सभी इकाइयों से आंकड़े एकत्रित हुए। जब सभी से हुए तो सभी अपनी समस्या बताएंगे, सभी अपनी जानकारी बताएंगे, तो इसमें क्या होगा, जो आंकड़े होंगे वो मौलिक होंगे। लेकिन जो प्रतिदेश है उसमें कुछ समूहों ने जवाब दिए हैं, कुछ समूह से आंकड़े एकत्रित किए हैं, तो जो प्रतिदर्श होगा उसमें आंकड़े मौलिक नहीं होंगे, शुद्ध नहीं होंगे। समझ में आ गया? ये 4 अंतर है, तो आपको कोई 3 लिख देने हैं, आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, ताकि हम सुधार कर सकें और आपको अच्छी से अच्छी फैसिलिटी, अच्छी से अच्छी नॉलेज दे सकें। ठीक है, चलते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 7, लॉटरी विधि को उदाहरण सहित समझाइए। 2 मार्क्स में पूछा जाए या 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना। लॉटरी विधि आप जानते हैं, इसे एक उदाहरण दे देना है और समझा देना। लॉटरी विधि में क्या होता है? लॉटरी विधि में कुछ नाम या एक संज्ञा को लिखा जाता है, प्रत्येक पर्ची को फोल्ड किया मोड़ कर रख दिया जाता है, उससे आंखें बंद कर निष्पक्ष रूप से मिलाया जाता है, फिर उन्हें चुना जाता है। जो चुना जाता है उसको लॉटरी विधि कहा जाता है। रिपीट करता हूं, शायद आपने ना सुना हो। लॉटरी विधि में कुछ नाम या संज्ञाओं की पर्ची बनाई जाती है, उन्हें आंखें बंद करके निष्पक्ष तरीके से मिलाया जाता है, फिर उससे पर्चियों को चुना जाता है। जो संज्ञाएं या जो नाम निकलते हैं उन्हें चुन लिया जाता है, उन्हें रख लिया जाता है, उसे लॉटरी विधि कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ व्यक्ति है नौकरी पे रखने हैं, क्या कुछ व्यक्तियों को नौकरी पे रखना है, तो मैं लॉटरी विधि का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? मैं कुछ पर्ची डालूंगा, जो व्यक्ति आए उनकी सबकी नाम की पर्चियां बना लूंगा या कुछ नंबर बना लूंगा। तो मान लो मैंने नाम की पर्चियां बनाई और उसको निष्पक्ष तरीके से मिलाया, फिर जितने मुझे सर्वेंट या जितने भी मुझे पर्सन चाहिए, जितने भी व्यक्ति चाहिए, तो मैं उतनी पर्चियां उठवाऊंगा और जिसके नाम होंगे मैं उनको चुन लूंगा, उनको रख लूंगा। तो ये लॉटरी विधि होती है। ये आपको उदाहरण भी समझ में आ गया। चलते हैं प्रश्न आगे की ओर। प्रश्न नंबर 8, वर्गीकरण के उद्देश्य लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, आपके एग्जाम में कई सालों से रिपीट हो रहा है, देख लेना। वर्गीकरण के उद्देश्य है, पहला है सरल और संक्षिप्त, सरल एवं संक्षिप्त। जब आंकड़े आप एकत्रित करके लाए तो उन्हें वर्गीकरण अलग अलग करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि भाई ये सरल और संक्षिप्त रहते हैं। जब आप आंकड़े एकत्रित करके लाए, पता नहीं किस चीज के आंकड़े एकत्रित करके लाए, दूसरा व्यक्ति लाया वो किस चीज के लाया, दूसरा व्यक्ति वो किस चीज के आंकड़े एकत्रित लाया, तीसरा चौथा पांचवा व्यक्ति लाया वो किस चीज के आंकड़े एकत्रित कर लाया, अलग अलग आंकड़े लाया। अब भाई उसको मिला देंगे तो उसे हमें अलग करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें समझने में और समझाने में आसानी हो, क्योंकि ये हमारे लिए सरल हो जाए, इसलिए हमें इन्हें क्या करना पड़ता है? वर्गीकरण करना पड़ता है, अलग अलग करना पड़ता है। तो सरल और संक्षिप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सरल और संक्षिप्त। दूसरा बात, उपयोगिता। क्या बात है? उपयोगिता। जब भाई हम इन आंकड़ों को अलग अलग कर देते हैं, बांट देते हैं, तो ये उपयोग होने लगते हैं, इनका उपयोग हम करने लगते हैं। क्योंकि हम जब आंकड़े हम बांट देते हैं तो हम इनका प्रयोग बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इस चीज के आंकड़े हैं और हमारे भारत में इतनी गरीबी है, या इतने रोजगार है और इतने बेरोजगार है, तो हम ये उपयोगिता के अनुसार बता सकते हैं। तीसरी बात, विभेदनकारी। विभेदन मतलब हम एक दूसरे में अंतर बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। चौथी बात करें, आकर्षण और प्रभावी। क्या? आकर्षण और प्रभावी। जब हम आंकड़ों को बांट देंगे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे और प्रभावशाली लगेंगे। इसलिए ये 4 से 5 आपके जो उद्देश्य हैं वो वर्गीकरण के आपको लिखने हैं। कोई 3 लिख सकते हैं यहाँ और आपको 3 नंबर एग्जाम में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो आप लिखो सरल और संक्षिप्त, दूसरा उपयोगिता, तीसरा विभेदनकारी, चौथा आकर्षण और प्रभावशाली। समझ में आया? आगे देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है? वर्गीकरण की विधियों का वर्णन करें। वर्गीकरण की 4 विधियां हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हो तो 4 नंबर में पूछ लेते हैं, आपको 4 विधियां लिखनी है, उसको एक्सप्लेन कर देना है। कौन कौन सी विधियां हैं? सबसे पहले समय अनुसार। जब आंकड़ों को समय के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है तो उसे समय अनुसार वर्गीकरण कहा जाता है।
आपको एक उदाहरण दे देना है, जैसे कोई राज्य और उसका वर्ष में उत्पादन हुआ, किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, तो ये समय के अनुसार विभाजित हो गया, तो ये क्या हो गया, समय अनुसार वर्गीकरण। दूसरा है चित्र या भौगोलिक भौगोलिक वर्गीकरण। जब आंकड़ों को क्षेत्र, राज्य, जिला के स्तर के आधार पर बांट दिया जाता है तो उसे हम चित्र या भौगोलिक वर्गीकरण कहते हैं। समझ में आया होगा आपको। तीसरा है गुणात्मक। जब आंकड़ों को गुण के आधार पर बांट दिया जाता है तो उसे गुणात्मक कहते हैं। ये विशेषताओं के आधार पर बांट दिया जाता है उसे गुणात्मक कहते हैं। अब गुणात्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल, एक होता है बहुगुणी। बहुगुणी गुणात्मक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरल, एक होता है बहुगुणी। सरल होता है जो होने और न होने पर भी होता है, मतलब सरल वह है जो होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक। जैसे महिला, यदि महिला है तो पुरुष होगा, होगा कि नहीं होगा। यदि शिक्षित है तो अशिक्षित होगा, शिक्षित है तो अशिक्षित होगा। ये आधा सरल है जो होने और ना होने पर भी होता है। बहुगुणी जिसमें एक से अधिक गुण हो उसे बहुगुणी कहते हैं। जैसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं, पुरुष है महिलाएं हैं, ये तो होने और ना होने पर भी हो गया सरल। लेकिन कुछ पढ़े लिखे हैं कुछ अनपढ़ हैं, ये क्या हो गया बहुगुणी। क्योंकि भाई पहली बात वो पुरुष है, दूसरी बात पढ़े लिखे हैं, तो इनकी क्या हो गई, विशेषताएं हो गई, इसलिए इन्हें बहुगुणी कहा जाता है। ठीक है। तीसरा, चौथी बात करते हैं मात्रात्मक। ये हमने कर ली गुण की, चौथी बात करते हैं मात्रात्मक। मात्रा मतलब संज्ञात्मक रूप में होती है। मात्रात्मक वर्गीकरण किसे कहते हैं, जिन्हें संज्ञा के रूप में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, ये किस में हो गया, किस वर्ष में कितना उत्पादन हुआ। हमने जब मान लिया क्विंटल में या टन में, तो क्या हो गया, हमारा हो गया संज्ञात्मक या मात्रात्मक, कितना उत्पादन हुआ वो हमें पता। ये इनकी चार विधियां है, आपको इसके वर्णन कर देना है, एक एक दो दो लाइन में है, तो अच्छा नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आया आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, हो सके नोट कर लीजिए। समावेशी और अपवर्जित श्रृंखला में अंतर। देखो भाई पहले इसको समझ लो, अंतर, समावेशी और अपवर्जित श्रृंखला में अंतर। इसमें प्रश्न कई तरह से पूछा जाता है। देखो ये आपसे पूछ ले 2 नंबर में या 1 नंबर में, समावेशी श्रृंखला क्या है, क्या है समावेशी श्रृंखला क्या है, या पूछ ले अपवर्जित श्रृंखला क्या है, ऐसे पूछ सकता है। समावेशी श्रृंखला क्या है, अपवर्जित श्रृंखला क्या है, बता देना। या पूछ ले सम्मिलित श्रृंखला क्या है, या पूछ ले असम्मिलित श्रृंखला क्या है। ठीक है, ये पूछ सकता है, या फिर इसमें पूछ सकता है अंतर। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत क्या है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि इसका दूसरा नाम है वो सम्मिलित श्रृंखला, और जो अपवर्जित श्रृंखला उसका नाम असम्मिलित श्रृंखला है। समझ में आया। उसका पूछ सकता है ये क्या है, तो आपको इसी में आपको आंसर क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, असम्मिलित श्रृंखला क्या है और असम्मिलित श्रृंखला क्या है, और इनमें अंतर भी बता देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ सकता है, लेकिन प्रश्न यही रहेगा। प्रश्न आपको केवल घुमाया जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए और इसका उत्तर ना दे पाए और आप फेल हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं करना। ये आपको इसीलिए लेकर आया हूं, आप बता सको कि भाई क्या है ये, क्या सम्मिलित श्रृंखला है, क्या सम्मिलित श्रृंखला है। इनके नाम है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि सर मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं था, ये तो मैंने सुना ही नहीं था, सम्मिलित श्रृंखला होती क्या। इसलिए ध्यान रखना, सब नाम आपको याद रखने हैं। बात करते हैं समावेशी श्रृंखला या सम्मिलित श्रृंखला। यह वह श्रृंखला होती है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। एक उदाहरण के साथ समझते हैं, शायद आपको समझ ना आया हो। दस से 19। देखो भाई मैंने आपको भी बताया, समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। क्या होती है, उसी वर्ग में शामिल होती है, उसे हम कहते हैं समावेशी श्रृंखला। 0 से 9, तो 9 भी इसी में शामिल है, लेकिन जो 10 वाली आगे संख्या वो आगे चली जाएगी। ठीक है,
तो समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला है जो किसी वर्ग में ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। और अपवर्ज्य श्रृंखला क्या है? अपवर्ज्य श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें किसी अपवर्ज्य श्रृंखला वह श्रृंखला है या असम्मिलित श्रृंखला वह श्रृंखला है जो किसी वर्ग के ऊपरी वर्ग में, किसी वर्ग के ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल नहीं होती। क्या नहीं होती? शामिल नहीं होती। आप देख रहे हो 0 से 10, लेकिन 10 इसमें शामिल ना होकर आगे शामिल होगा। समझ में आया? रिपीट करता हूं, समावेशी श्रृंखला वह श्रृंखला होती है जो किसी वर्ग में किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल होती है। 0 से 9 ये क्या है? 9 इसी में शामिल रहेगा। 9 तक के बीच की जो संख्या है वो इसी वर्ग में शामिल रहेंगी, लेकिन जो 9 से आगे आएगा वो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अपवर्ज्य श्रृंखला में ऐसा नहीं होता। किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा उसी वर्ग में शामिल नहीं होती। 10 है तो 10 यहाँ शामिल होकर यहाँ होगा, तो ये होता है अपवर्ज्य श्रृंखला, ये होता है समावेशी श्रृंखला। ये आपको अंतर बता देना। यदि 2 नंबर में आए तो आपको एक और परिभाषा लिख देनी है। क्या लिखनी है? समावेशी श्रृंखला में किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा नहीं होती। रिपीट करता हूं, किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा नहीं होती, लेकिन किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा अगले वर्ग की निचली वर्ग सीमा होती है। यह आपको परिभाषा लिख देंगे। आप देख रहे हो ये किसी वर्ग की ऊपरी वर्ग सीमा है, लेकिन अगली क्या है? ये इसी वर्ग की निचली वर्ग सीमा। समझ में आया? ये है आपके प्रश्न। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप यही देखोगे, 100% कहता हूँ आपको एग्जाम में यही मिलेंगे। तो आप अपने चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, आप हमारी मेहनत को समझिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आपको इसी तरह की वीडियो लेकर आते रहे। प्रश्न नंबर आगे की ओर चलते हैं। दंडालेख और आयत चित्र में, दंडालेख और आयत चित्र में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। 4 नंबर में दंडालेख और आयत चित्र में अंतर लिखिए। क्या अंतर है भाई? आपको बता देता हूं। जो दंडालेख है उसके बीच रिक्तस्थान नहीं होता। क्या? रिपीट करता हूं, जो दंडालेख है उसके बीच रिक्तस्थान नहीं होता, लेकिन जो आयत चित्र है, नहीं सॉरी गलत बोला मैं, सॉरी गलत बोला। दंडालेख है जिसमें दंडालेख में रिक्तस्थान होता है। क्या? दंडालेख में रिक्तस्थान होता है, आयत चित्र में रिक्तस्थान नहीं होता। पहली विशेषता, अंतर बताना तो आपको बता देना है। दंडालेख के बीच रिक्तस्थान होता है, आयत चित्र के बीच रिक्तस्थान नहीं होता है, पहली विशेषता। दूसरी, दंडालेख को सतत और विविक्त दोनों में बनाया जा सकता है, लेकिन आयत चित्र को केवल सतत में बनाया जा सकता है। समझ में आया? तीसरा अंतर, जो दंडालेख है वो उसकी चौड़ाई महत्वपूर्ण होती है, ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन जो आयत चित्र है उसकी चौड़ाई और ऊंचाई दोनों महत्वपूर्ण होती है। समझ में आया आपको? ये प्रश्न आपका 11 कंप्लीट हो गया, 4 नंबर का। 4 नंबर आपको पूरे लेने हैं। अब प्रश्न नंबर 12 आता है भाई। एक आपको आयत चित्र बनाना है, 3 नंबर पूछा जाता है। ये आपको आंकड़े दिए गए हैं, इससे आपको एक आयत चित्र बना देना है। आपको पता है कि आयत चित्र कैसे बनता है, बिल्कुल उसके अंदर गैप नहीं होता। तो आप ये बना दोगे, आशा करता हूँ ऐसी। 3 नंबर में प्रश्न नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13, एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट हो रहा है। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता लिखिए, तो सुनिए ध्यान से। एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषता है, एक अच्छी प्रश्नावली वह प्रश्नावली है जिसमें जो प्रश्न हो वो क्रमानुसार होने चाहिए। प्रश्न कैसे हो? क्रमानुसार हो। प्रश्नावली अधिक लंबी ना हो, जो प्रश्नावली हो थोड़ी छोटी हो, लंबी ना हो। प्रश्न के उत्तर सांकेतिक नहीं हो, मतलब जो प्रश्न है उनके उत्तर के संकेत नहीं मिलने चाहिए। सही? बेहुदा प्रश्न या बेकार प्रश्न ना हो, ये है अच्छी प्रश्नावली की विशेषता। ये 4 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, तो ये 4 विशेषताएं लिखकर आपको इनको एक्सप्लेन कर देना है, ताकि आप एग्जाम में आपको पूरे नंबर दे सके। समझ में आया? प्रश्न नंबर 14, विद्यालय निर्माण लागत का वित्तीय आलेख। वित्तीय आलेख पूछ ले या पाई चार्ट पूछ ले तो आपको एक ही बनाना है, जिसमें आपको एक वृत्त दिया होता है, उसको कई भागों में बांटकर उसमें जो आवृत्तियां हैं उसको दर्शाना है, वो होता है वृत्तीय आलेख।
देखो सबसे पहले आपको क्या करना है बता देता हूं आपको। देखो जब प्रतिशत में दिया जाए तो जानते हो आप टोटल प्रतिशत कितना है 100। जो कुल होगा वो नीचे आ जाएगा। देखो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है, यहाँ प्रतिशत व्यय दे दे या आपको केवल व्यय दे दे। ठीक है, यदि व्यय देगा कितना खर्च हुआ है तो वो देगा तो उसको आपको जोड़ के टोटल कर देना है, या प्रतिशत में पूछेगा तो आप इसको टोटल करेंगे तो ये 100 आएगा, क्योंकि प्रतिशत केवल 100 होता है। समझ आ गया। उसके बाद आप जिसका प्रतिशत निकाल रहे हो, जिसका कोण निकाल रहे हो, तो उसकी बात करेंगे। उसके बाद इसे 360 से गुणा कर देंगे तो उसके बाद आपको जो इसके बाद आपको जो कोण मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा, उस कोण को आप पाई चार्ट पे डी के द्वारा दर्शा देंगे तो आपके एग्जाम में पूरे नंबर दे देंगे। समझ में आ गया। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आएगा। प्रश्न नंबर 15 है वो आपके एग्जाम में 6 नंबर में आएगा, बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आंकड़ों की सहायता से कम से अधिक औज़ाई वक्र बनाइए। फिर रिपीट करता हूं, औज़ाई वक्र के 3 नाम है। क्या? औज़ाई वक्र को तोरण भी कहा जाता है, औज़ाई वक्र को तोरण भी कहा जाता है, संचयी आवर्ती वक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचयी आवर्ती वक्र। समझ में आया। या औज़ाई वक्र पूछ ले, या तोरण पूछ ले, या संचयी आवर्ती वक्र पूछ ले, तो आपको एक ही चीज बनानी है, से कम या से अधिक। समझ में आया। ये नाम है जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं एग्जाम में। आप कहते हो ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, ये तो कभी देखा ही नहीं था, लेकिन आपने पढ़ा था, बस केवल आपको नाम में कंफ्यूजन थी। इसलिए नाम ध्यान रखना तो क्या, क्योंकि आपको कोई दिक्कत एग्जाम में ना हो और आप 6 नंबर पूरे ले सको। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।